आखिर मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी एक टेंशन चल रही है, तो ऐसे में उनका विजिट कितना इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और एवरलास्टिंग रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये दो रिलेशनशिप्स आर एवरलास्टिंग और इंटरनल, और अगर हमारा इंटेलिजेंस अलग नहीं कर सकता है उनको, और हमारे इंटेलिजेंस के पास ऐसे चीजें नहीं हैं जो उसको रोक सकते हैं, तो यस, इट इज अ मैसिव फेलियर। ये जो इंडो जर्मन समिट है, इसमें काफी रूपरेखा जो यूक्रेन में भी है, जियोपॉलिटिक्स में काफी रेलेवेंस है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है और ये सब कारण क्यों, ये अब समिट क्यों। पहले एक प्रीप्लान्ड समिट है, ये 7th है अपने इसमें, और मोदी जी का इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था, उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब, उनको एड्रेस किया था। और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है, और जो पहला वर्चुअल समिट था वो भी मोदी जी के साथ था। अब ये एक रेलेवेंस है इस चीज की, ये क्यों हो रहा है। जयशंकर जी भी गए, वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अब आरजू जी देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड, तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना, या जर्मनी कैंसिल कर दे या डिले कर दे। पहले आपको याद होगा US 2+2 हुआ था, उसमें भी अटकलें लगी थी। फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला, वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी। वी कैन नॉट गिव सरमन्स टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी, और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली, और वो मोहतरमा कह रही थी, भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे, ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां हो। ये पहली बार हुआ है। इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं, और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं, तो ये रेलेवेंस भी है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहाँ से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट उनका होता है, इसके परिप्रेक्ष्य से बोलूं तो है काइसन क्रू। काइसन क्रू बनाता है सबसे बड़ी और घातक सबमरीन दुनिया में, उनका ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन नहीं बनती, सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो उनको सबमरीन बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले, जस्ट बिफोर द समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे। जो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो गेस्ट भी परमानेंट मेंबर होने चाहिए। चलिए उस पर फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड की फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो कनाडा का वहां होना और मतलब इंडिया का ना होना, ये तो ऑक्सीमोरॉनिक इन इटसेल्फ है। ये खुद में ही मजा आ के कनाडा वाले कहाँ हम कहाँ, चलिए कोई बात नहीं, वो दुनिया में बहुत चलती है जी, रंग भेद की पॉलिसियां चलती आ रही, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, वहां ये सब चलता रहा, और यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ओलाफ साहब ने बोली, कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नए लेवल पे बना। अब इसके पीछे की कहानी क्या है आरजू जी? आपको याद होगा जब एंजेला मर्केल थी, एंजेला मर्केल ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बताया। ओलाफ साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, जो उनका पोल पिछला दैट वाज एंटी चाइना। जो एंजेला मर्केल थी, शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आरजू जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ट्रेड डेफिसिट।
सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस स्टेटस स्लाइटली पॉजिटिव है हमारी फेवर में। वी आर देयर फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कभी फर्स्ट होते कभी सेकंड होते, छोटा सा फर्क है, आगे पीछे चलते रहते। हमारे साथ उनका ट्रेड फेवरेबल है। कहानी ये आरजू जी यहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी कंट्री, हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां है, क्रोएशिया है, वहां क्या हो रहा, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे ईयू का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्केल कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का। याद रखें, इतना क्लियर कट नहीं है। मिसाल के तौर पे ओवरफ्लाइट्स जो हम नहीं देना चाहते हैं, आप अगर एक क्रूज मिसाइल फायर हुआ ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, जैसे क्लिंटन ने किया था, और उस वक्त उसने एक आर्मी जनरल को हमारे प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ खाने पे बैठा हुआ था, जब उनका क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से जाके अफगान क्या अलकायदा कैंप में जाके लगा, और उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि बताने कि ये जो एयर मिसाइल जो इट इज़ क्रॉसिंग योर टेरिटरी, ये मत समझो कि हमें पता नहीं है, हमें पता है, हमने इसलिए किया है कि उधर टेररिस्ट हैं और हमने बगैर पूछे किया है आपसे। तो हमने वो ले लिया भाई। बिन लादेन का जब हुआ था, हमने वो बगैर पूछे किया था, वी एक्सेप्टेड इट। मेरा मतलब ये है कि अगर उनको बड़ा ज़रूरत हो तो वो करेंगे, वेदर दे आस्क और नॉट, इट डजंट मैटर। मगर इस वक्त जो बात थी, हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे थे। शायद आप और मैं दोनों समझें कि अगर पाकिस्तान की कंडीशंस एक्सेप्ट हो गई थी, जो इमरान खान का नहीं हुई, वो ये था कि जिसको तुम टारगेट करोगे हमें बताओगे, क्यों जा रहे हो हमें बताओगे, कब बताओगे, माने कि यू विल एक्ट इन टोटल कंफॉर्मिटी विद आवर विशेस एंड इन कंसल्टेशन विद अस। तो फिर व्हाई शुड वी से नो टू अमेरिका? अगर अमेरिका जाके वाकई टीटीपी दहशतगर्दों को मार रहे थे, क्या हम कहेंगे मत जाओ? हम कहेंगे जरूर जाओ। तो ये बातें होनी थी, हो सकती थी, मगर अमेरिका और बाइडेन ने ये एब्सोल्युटली नॉट को इस किस्म का इंटरप्रिटेशन दिया कि ये तो हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहता है, ये तो समझता है ये अफगान, ये तो तालिबान खान है, ये तो उनके साथ है। रॉन्ग असेसमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। मगर अब क्या करें? तो ये बातों के लिए देयर वाज स्पेस फॉर कन्वर्सेशन, फॉर कॉन्टैक्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। वो नहीं हुआ इसलिए कि वो कहते हैं ये बात ही नहीं करना चाहता है।